निकला था एनआईटी के फॉर्म भोपाल के, और अब नया नोटिफिकेशन आईआईटी का। सो आईआईटी, एनआईटी, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट, इतने फॉर्म अवेलेबल हैं। आपको अपनी एलिजिबिलिटी और बेस्ट सुटेबिलिटी देखनी है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन, एंड वी कैन से दैट दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर रिसर्च एडमिशन, या फिर जितने रिसर्च प्रोग्राम चल रहे हैं। तो या तो कहीं ना कहीं समर ट्रेनिंग कर लो, या फिर पीएचडी में फाइनली एडमिशन ले लो, जहाँ भी लेना चाह रहे हो। सो जो नया नोटिफिकेशन है वो है आईआईटी पटना का। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। सो दिस इज़ द वेब पेज ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना। तो ये पटना के अंदर है, और ऑटम सेमेस्टर के पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन ओपन है। तो अभी इसमें से जल्दी से आप ये देख लो कि आपका रिसर्च एरिया मैच कर रहा है कि नहीं, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। और इन्होंने बहुत ही क्लियरली दे रखा है कि किस डिपार्टमेंट में, किस रिसर्च एरिया में टॉपिक पे वर्क चल रहा है। इतना डिटेल में किसी भी आईआईटी में मेंशन नहीं हुआ है। ये देखिए, केमिकल एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग प्रॉपरली इन्होंने बताया, CO2 कन्वर्जन, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स। डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ रिसर्च यहाँ बहुत क्लियरली मेंशन है। आप इसको देख सकते हैं कि केमिकल, बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में किस किस टॉपिक पे वर्क वहाँ हो रहा है, बिकॉज इसी टॉपिक पे आपको SOP, फिर उसके बाद रिसर्च प्रपोजल तैयार करना होगा। दैट इज़ वाई दे हैव क्लियरली मेंशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक फिजिकल के अंदर देखिए, सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियर के अंदर किस किस टॉपिक पे वर्क हो रहा है। दीज आर द मेजर टॉपिक, ठीक है। फिर उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पे आ जाओ आप, तो बहुत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस, मेटलर्जी, मैथमेटिक्स के जो भी स्टूडेंट हो वो भी देख लें किस पे काम है, फिजिक्स के हो गया। इस तरीके से उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। तो अब देखते हैं हम जनरल टर्म्स एंड कंडीशन, जिसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अपर एज लिमिट इज 28 ईयर्स एंड 32 ईयर्स। अगर आप बैचलर्स के बेसिस पे एडमिशन ले रहे हो फॉर द JRF, एंड 32 ईयर्स फॉर द SRF। तो ये JRF और SRF की रेगुलर और फुल टाइम की इन्होंने एज लिमिट दी है, जिसमें कि आपका गेट स्कोर मैंडेटरी है, वो आपका होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि PhD इन इंजीनियरिंग, अगर आप इंजीनियरिंग वाले में लेना चाह रहे हैं तो देर इज़ 2 ऑप्शंस, या तो आप मास्टर्स या MTech के बाद लें या बैचलर्स के बाद लेंगे। सो बैचलर्स के बाद लेंगे तो 70%, 7.5 CGPA और गेट स्कोर, वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। बट द बेस्ट पार्ट इज़, ज़्यादा सारे लोग यही बोलते हैं कि सर ऐसा बताइए कि हमारा गेट भी नहीं है और हम आईआईटी के अंदर एडमिशन ले लें, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो येस, द आंसर इज़ येस, ऐसा हो सकता है। अगर आपने इंजीनियरिंग बैचलर्स डिग्री जो है वो सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से करी है, CFTI से, और आपका CGPA 8 या 8 से ऊपर है, ट्रिकी है मगर हो सकता है। फिर आप मास्टर्स डिग्री अगर साइंस में है तब भी आप ले सकते हैं। 7.5, 70% याद रखिएगा। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सब यही पूछते हैं, सर हमारा 65% है, 60% है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो मैं अभी से बता दे रहा हूँ आपको, आप यहाँ पे देख लो। साइंस में भी 70% बैचलर्स वाले, मास्टर्स वाले 60% मार्क्स। तो अगर 60 के नीचे है तो आप एलिजिबल नहीं हो, चाहे आपने कुछ भी क्वालिफाई कर रखा है। सो सिंपल, एज क्लियर एज दैट, ओके। तो ये चीज़ देख लीजिएगा। ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस के अंदर भी अब डायरेक्ट एडमिशन, तो क्या आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो? यस, ले सकते हो। अगर आपका BS या BTech या मास्टर्स कहाँ से है, IIT से या IISc बैंगलोर या किसी भी IISc के ब्रांच से है, विद इन लास्ट 5 ईयर विद अ डिग्री ऑफ CGPA 8.5 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप ऐसे आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट है तो आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे और सारा डिटेल इनको मेल कर देंगे तो आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। फिर आपको गेट वगैरह का रिक्वायरमेंट नहीं है। रिलैक्सेशन जो है एज़ पर द कैटेगरी मिलने वाला है। फिर फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो सबको फेलोशिप मिलेगा, टोटल फेलोशिप मिलेगी, फुल फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा 31,000 और 35,000। इसके अंदर क्या होता है, आपको टीचिंग करना पड़ता है एज पर द जो यूनिवर्सिटी क्लॉज है, जो इंस्टीट्यूट के अंदर जो टीचिंग चल रही है, बट आपको पूरा पैसा मिलता है।
जो आप एक्सटर्नली फंडेड ऑर्गेनाइजेशन से हो तो आपको वहाँ से लेना होता है फंड, और वो आपको स्पॉन्सर करती है, जिसको बोलते हैं। तो ये हो गया रेगुलर एंड फुल टाइम कैंडिडेट, जिसमें द रिक्वायरमेंट ऑफ गेट इज़ वेव्ड ऑफ। किसके लिए? जो सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मैंने बताया, ये उनको बेनिफिट मिलने वाला है। और जो अपनी खुद की फाइनेंशियल सपोर्ट लेके आएंगे यूजी JRF और SRF की, वो उनकी जो पॉलिसीज़ होंगी वो फंडिंग एजेंसी फाइनलाइज करेगी, ना कि IIT। जो प्रोजेक्ट स्टाफ हैं वो भी एडमिशन ले सकते हैं, मगर ही और शी मस्ट हैव क्वालिफाइड गेट और नेस्ट। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ प्रोजेक्ट स्टाफ में ज्वाइन किए और आप डायरेक्ट वहाँ पे एडमिशन ले लो, आपका गेट और नेट होना ज़रूरी है। स्पॉन्सर्ड मैंने आपको बता ही दिया, जो कंपनी से आते हैं उनको फेलोशिप मिलती है, उनका गेट और नेट से कोई मतलब नहीं होता, वो लोग स्पॉन्सर करते हैं और आप एडमिशन लेते हैं। सेल्फ फाइनेंस, जो खुद की फेलोशिप लेके आएंगे, फुल टाइम काम करेंगे। अब ये तो आप एप्लीकेशन प्रोसीजर देख लो, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, और जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 1500 500 एज़ पर योर कैटेगरी, मेल एंड फीमेल इन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है। सो एप्लीकेशन पेमेंट लिंक यहाँ पे है SBI का, और ये जो लिंक है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का है। सारे डॉक्यूमेंट्स सेट कर लेना, बिकॉज यहाँ साफ साफ लिखा हुआ था, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन डिटेल रिसीव्ड इन ईमेल आफ्टर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। द प्रिंट आउट अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल द सर्टिफिकेट्स एंड प्रिंटेड ई रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन मस्ट बी प्रोड्यूस ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। आपको अभी कुछ भी नहीं भेजना है, बट जितने भी आपके पास ईमेल आएंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे, यू हैव टू जस्ट सेव इट, और जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो ये लेके आना है। दिस इज द रिक्वायरमेंट। कोई कॉल लेटर पोस्ट पे नहीं जाएगा। ये है डेट्स, याद रखिए। लास्ट डेट जो है 17 अप्रैल है, रात 12 बजे तक, और उसके बाद रिजल्ट्स होंगे, कॉल लेटर आएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट। सो प्लीज़ बी टेक केयरफुल बाय फिलिंग द फॉर्म, बिकॉज फॉर्म के अंदर कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं IITs के NITs के, और अगर उसमें कुछ भी गलती करी तो फिर दोबारा ओपन नहीं होती विंडो करेक्शन के लिए, तो इसलिए ध्यान से फॉर्म को फिल करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, और कुछ भी डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन होकर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं रिगार्डिंग द डिपार्टमेंट, रिगार्डिंग द फेलोशिप, रिगार्डिंग द PhD और उसके बाद के प्रोसेसेस, कोई फेलोशिप और उसके बाद क्या करना है, ये सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।